हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल और आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन चीता बैच के अंदर, जिसके अंदर हमारी चल रही है रेगुलर क्लासेस। जहां पर MWF में हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी और TTS में पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। और ये अब प्रोटोकॉल हो चुका है कि हर वीडियो में मुझे स्केड्यूल बताना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नए बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और हो सकता है वही कि कुछ लोग हैं जो आज ही पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। तो बिल्कुल उन लोगों को स्केड्यूल पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर पूरे साल एक फ्री बैच चला रहे हैं, जहां पर क्लास 12th के कॉमर्स के बच्चों को अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ाया जा रहा है। तो जो न्यू प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो करिए, वहीं से आप इसकी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, सो आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम लोग कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1। जी हाँ, जो हमारा नेशनल इनकम वाली यूनिट है हम उसको कर रहे हैं, जिसके आखिरी चैप्टर तक हम पहुंच चुके हैं, द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और इसके अंदर ऑलरेडी हमने वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं और आपको बहुत अच्छे से वैल्यू एडेड समझ आ भी गया होगा। ज्यादातर आजकल जो क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है वो वैल्यू एडेड मेथड से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज हम उसके नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम सभी ये बात जानते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर 3 फेजेस होते हैं और उस 3 फेजेस के अंदर हम लोग 3 साइड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर हमने देखा कि प्रोडक्शन की साइड से किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। अब हम आए इनकम फेज पर कि इनकम की फेज में किस तरीके से हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो आप सभी को पता है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। हम उनकी फैक्टर सर्विसेज लेते हैं और बदले में हम उनको फैक्टर इनकम देते हैं, यानी कि वो लोग क्या अर्न करते हैं अपने सर्विसेज के बदले में, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम किस फॉर्म में है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। तो ये जो 4 तरीके की हमने फैक्टर इनकम देखी, हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है वो इन्हीं 4 चीजों में जनरेट हो रही है। हालांकि अभी हम एक और इसके अंदर पॉइंट ऐड करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आपसे ये कह रही हूं कि हम जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी से इन 4 फॉर्म में हम अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो जब इन 4 फॉर्म्स का हम टोटल कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री की इनकम कितनी है। हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं इन्हीं की फॉर्म में, और बाहर से नेट कितना पैसा हमारे पास इन्हीं की फॉर्म में रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है इनकम मेथड? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, all the incomes that accrue to the factors of production by way of wages, profit, rent, interest, etc. are summed up to obtain the national income। यानी कि इनकम मेथड यही कहता है कि जितनी भी इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिल रही है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट के फॉर्म में, और जब हम उसको सम अप कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? अपनी नेशनल इनकम। तो अब ये जो फैक्टर इनकम आपने सिर्फ इस 4 नाम से पढ़ी, इस 4 नाम के अंदर भी ना बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे, मैं चाहती तो आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स करा सकती हूँ, बट मेरा मानना यही है कि पहले हम उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर कर लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे जाएं। और आपने देखा भी होगा कि जब आपने वैल्यू एडिड को थ्योरेटिकली पढ़ा उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिकली करने में प्रॉब्लम नहीं आई है। तो यहाँ पर भी पहले हम कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स हम इसके बात करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स है क्या? तो भाई सबसे पहला नाम जो इसको दिया गया वो नाम है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर COE कह सकते हैं। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि वो पैसा जो हम एम्प्लॉय को कंपेंसेट कर रहे हैं इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विस। कि भाई एक इकोनॉमी के अंदर एक एम्प्लॉय अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो काम करने के बदले में उसको जो भी पैसा दिया जा रहा है या जिस फॉर्म में भी उसको पैसा दिया जा रहा है
उसे यहाँ पर हमने कहा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो वो किस किस फॉर्म में उसे पैसा दिया जा रहा है, चलो देखते हैं। सो compensation of employees refers to the amount paid to the employees by the employer for rendering the productive services, यानी कि उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो पैसा देता है उसे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहा जाता है, जो कि किस फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी कि वही जो सिंपल सा वेजेस और सैलरीज जो आपको मंथली, क्वार्टरली, एनुअली दिया जा रहा है, आपको बोनस दिया जा रहा है, तो वो सारा हमारा इसके अंदर आ गया। बट उसके अलावा हम अपने एम्प्लॉइज को इन काइंड भी वेजेस एंड सैलरीज देते हैं। इन काइंड का मतलब क्या है कि हमने कैश नहीं दिया है, हमने पैसा कैश में नहीं दिया, हमने कैश के बराबर एक ऐसी चीज दी पैसे के बराबर ही मानी जाती है, यानी कि कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हमने आपको दिए, जैसे कि रेंट फ्री होम दे दिया, रहने के लिए आपको घर दे दिया गया है। भाई अगर आप कहीं और रहते तो वहां आपको रेंट पे करना पड़ता, तो हमने आपको एक घर की फैसिलिटी दे दी जहां पर आप बिना किसी रेंट पे किए रह सकते हो, ठीक है। हमने आपको कन्वेंस फैसिलिटी दे दी, फ्री कार प्रोवाइड कर दी हमने आपको। उसके अलावा आपको फ्री मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटी दी जा रही है, यानी कि फ्री हेल्थ सर्विसेज आपको दी गई हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन हमने फ्री में दिलवा दी आपको। तो अगर ये सर्विसेज सारी एम्प्लॉयर ना देता आपको, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों के लिए आपको पैसा भरना पड़ता, तो अब आपको खुद पैसा नहीं भरना पड़ेगा, आपके लिए आपकी कंपनी पैसा भरेगी, तो कहीं ना कहीं ये पैसों के बराबर ही आपको कॉम्पेंसेट किया जा रहा है, तो ये भी आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आता है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, प्लीज मार्क दिस वर्ड, ये बहुत ज्यादा गलती वाला पॉइंट है। दो तरीके के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स। तो हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसके अंडर हम काम करते हैं, हमारी कंपनी, वो हमारी एम्प्लॉयर है, ठीक है। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी कि अपने एम्प्लॉयज की भलाई के लिए कुछ स्कीम्स चलती हैं, उसके अंदर जब कंपनी अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करती है तो वो कहलाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि प्रोविडेंट फंड देना। उसके अलावा आपको पता ना पीएफ कटता है, सैलरी का कुछ पार्ट हमारा कंपनी अपने पास रखती है और रिटायरमेंट के टाइम पर उसमें कुछ एडिशन करके अपनी तरफ से पैसे डालकर वो रिटायरिंग एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेच्युटी दी जाती है, लेबर वेलफेयर फंड्स होते हैं। तो जब कंपनी अपनी तरफ से पैसा इन सभी चीजों में लगाती है, इन फंड में डालती है, तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। तो ये तीन चीजें आई कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, ठीक। तो पहला हमने कंपोनेंट क्या पढ़ा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी का मतलब क्या है? सबसे पहले रेंट तो हम सभी जानते हैं कि भाई रेंट क्या होता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम द ओनरशिप, यानी कि आपकी अपनी खुद की कोई बिल्डिंग है और उसको आपने किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रखा है, तो इस्तेमाल करने के बदले में आप उससे कुछ पैसा चार्ज करते हो, तो पैसा क्या कहलाता है? रेंट कहलाता है, ठीक। अब रॉयल्टी क्या होती है? ये हमारे लिए एक नई चीज है। सो इट इज द इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग द लीजिंग राइट ऑफ सबसॉइल एसेट्स, यानी सपोज करो कोई माइनिंग डिपॉजिट का ऑनर है, ठीक है। उसने क्या किया? माइनिंग डिपॉजिट का ऑनर मतलब कि जैसे जहां से आपको पता है ना कि नेचुरल गैस, आयरन और कोल वगैरह जहां से निकाली जाती हैं, तो उसने क्या किया? एक ये राइट दे दिया किसी माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर को कि भैया आप करोगे इस काम को, हम आपको राइट दे रहे हैं इस चीज का कि हम सिर्फ यहाँ पर इसके मालिक तो हैं, बट हम आपको इस टाइम पे लीजिंग मतलब होता है एक तरीके से जैसे रेंट बोलते हैं ना कि अपनी बिल्डिंग इस्तेमाल करने के लिए दे देना, तो यहाँ हमने अपना कोई ऐसा एसेट दिया है, देखो जो जमीन से जुड़ा है, जो मिट्टी से जुड़ा है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई एसेट दिया जा रहा है तो उसे बोलते हैं रॉयल्टी। अगर आपको इस वाले एसेट से बात नहीं समझ आ रही तो मैं रॉयल्टी आपको ऐसे भी समझाती हूँ। जैसे कि हम बहुत सारी बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है।
जब हम उन ऑथर्स की बुक्स को पढ़ते हैं या हम मार्केट में जब भी बुक को खरीदने जाते हैं तो हम उस ऑथर का नाम लेते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो जो बुक है वो उस ऑथर के नाम से बिक रही है। हम संदीप गर्ग ले रहे हैं, हम सीवी सचदेवा ले रहे हैं, हम टीआर जैन ले रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हम ऑथर के नाम से बुक को खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये जितनी भी सेल हो रही है उन बुक्स की, उसके पीछे उस ऑथर का वर्क है। तो वो ऑथर क्या रिसीव करता है? अपने नाम की कमाई, क्योंकि उसके नाम से चीजें बिक रही हैं। तो यहां पर वो ऑथर जो है उस बुक के बदले, उस बुक के लिए रिसीव करता है रॉयल्टी। क्या रिसीव करता है? रॉयल्टी। यानी कि उसने अपना एक ऐसा एसेट आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है जिसके बदले में, यानी कि जिसके बदले में वो क्या रिसीव कर रहा है? एक इनकम रिसीव कर रहा है, उसका एसेट है वो। तो उसने अपना वो एसेट आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया, तो उसके बदले में आप उसे देते हो रॉयल्टी। लाइकवाइज यहां पर भी एक सबसॉइल एसेट दिया जा रहा है। तो ये जो सबसॉइल एसेट्स होते हैं, ये वो एसेट्स होते हैं जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं, अर्थ के ऊपर या अर्थ के अंदर। तो इस तरीके के किसी भी एसेट्स का अगर राइट किसी के साथ शेयर किया जा रहा है, तो जिसके साथ शेयर किया जा रहा है, जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो बदले में क्या पे करते हैं? रॉयल्टी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि रॉयल्टी क्या होता है। तो मैंने अभी आपको दो कंपोनेंट्स पढ़ाए, कौन कौन से? पहला कंपोनेंट है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा कंपोनेंट है हमारा रेंट एंड रॉयल्टी। अब चलते हैं और कंपोनेंट्स की तरफ। तो थर्ड है हमारे पास इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है? अब यहां पर इंटरेस्ट है, इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग द फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट। देखो बहुत ध्यान से आप यहाँ पर पढ़ो चीजों को, क्यों? क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, पता है कब काम आने वाले हैं हमारे? अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि आप जब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हो तो इनमें से किसको आप इंक्लूड करोगे, किसको एक्सक्लूड करोगे। तो उस टाइम पे ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शंस होंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी। तो अगर आपने ये चीजें डिटेल में पढ़ी होंगी ना, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और वो 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, कई बार 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का भी आता है, तो आप बहुत इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। बच्चे रट के जाते हैं ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ लोगे तो। ठीक है, तो यहां पर जब उन्होंने इंटरेस्ट की बात करी तो उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा? दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग द फंड्स। हम पैसा उधार दे रहे हैं, बट किसको दे रहे हैं? टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी कि ऐसी यूनिट जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रही हैं। तो इसका मतलब हम इंटरेस्ट इनकम में इंक्लूड करते हैं वो वाले इंटरेस्ट ऑन लोन को जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए दिए जा रहे हैं। विच मीन्स कि यहां पर हम कौन से इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना कि किसको इंक्लूड नहीं करते। अगर कोई गवर्नमेंट अपने पब्लिक डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि उन्होंने पब्लिक से पैसा उधार लिया है, पब्लिक डेट्स लिए जाते हैं, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है तो पब्लिक डेट के ऊपर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट या रिसीव किया जाने वाला इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा interest paid by the consumer for a loan taken for the consumption purpose। अगर हमारे कंज्यूमर ने कोई ऐसा लोन लिया है जो उसके खुद के कंजप्शन पर्पस के लिए था, अपने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए नहीं था, तो उस पे किया जाने वाला इंटरेस्ट भी इंक्लूड नहीं होगा। कोई इंटरेस्ट अगर एक फर्म दूसरी फर्म को पे करती है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इंक्लूड नहीं वाला जरूर याद कर लो कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। पब्लिक डेट के ऊपर पे किया गया इंटरेस्ट, कंजप्शन पर्पस के लिए अगर लोन लिया है उस पे अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, कोई एक फर्म दूसरी फर्म को अगर इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक। प्रॉफिट। अब यहां प्रॉफिट क्या है? This is the reward to the entrepreneur for his contribution to the production of goods and services। एक एंटरप्रेन्योर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, भाई वो रिस्क ले रहा है बिजनेस के अंदर, तो बदले में उसको जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है फॉर टेकिंग दैट रिस्क, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले तो आप इसको लिख लेना कि ये एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कई बार बच्चा क्या करता है, एनआईटी की कैलकुलेशन कर रहा होता है। अब एनआईटी तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। अब उसे जब ये कॉर्पोरेट टैक्स दिखेगा ना, और उसे अगर सपोज करो एनआईटी कैलकुलेट करना होगा, तो वो इसको भी ले लेगा।
कि आपने तो कहा था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है। अरे आता है, लेकिन वो इनकम मेथड में आता है, एनआईटी की कैलकुलेशन में नहीं आता, क्योंकि ये तो एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो ये एक वो डायरेक्ट टैक्स है जो एक कंपनी पे करती है गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के ऊपर पे किया जाने वाला टैक्स है एक कंपनी के थ्रू, एक प्रोडक्शन यूनिट के थ्रू। डिविडेंड क्या होता है? जैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदने का मतलब क्या होता है? हमने उस कंपनी में बेसिकली पैसा लगाया, तो पैसे लगाने के बदले में जो रिटर्न में हमें मिल रहा है, देखो हम अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो बदले में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो ऐसे हमने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न हमें मिल रहा है उसको यहाँ पे डिविडेंड कहते हैं। यानी कि शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये भी प्रॉफिट में से ही पे किया जाता है। उसके अलावा हमने प्रॉफिट का क्या किया? हमने प्रॉफिट में से कुछ टैक्स भर दिया, कुछ हमने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया, बाकी बचा हुआ पैसा हमने क्या कर लिया? सेव कर लिया। ये हमारी सेविंग्स हो गई। ठीक है, ये रिजर्व है, सेविंग्स है, तो उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब अपने पास अर्निंग बचा कर रख ली है। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई। हमने अभी पीछे पढ़ा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक, पहला फैक्टर इनकम का कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस है। दूसरा कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस है, यानी कि वो इनकम जो या तो हम अपनी प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं या हमारे पास कुछ एंटरप्रेन्योरशिप राइट्स हैं, हम उससे कमा रहे हैं। देखो, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी से इनकम हमें कौन सी मिल रही है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप राइट से रिलेटेड इनकम बोलूं तो वो है हमारा प्रॉफिट। ठीक, तो इन तीनों को मिलाकर जो बनता है कंपोनेंट, उसका नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला बोला मैंने कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो, हमने फैक्टर इनकम के 4 कंपोनेंट पढ़े थे, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, वो सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। बट कुछ और भी तो लोग हैं जो यहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी इनकम तो यहाँ कहीं नहीं आई। जैसे कि सपोज करो कि एक डॉक्टर अपने घर में ही एक क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ है, एक पर्सन अपने घर में ही राशन की दुकान खोलकर बैठा हुआ है, तो उनकी इनकम कहाँ लिखी जा रही है? तो बच्चे, उनकी इनकम को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और कंपोनेंट देखेंगे विच रेफर्स टू द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी इनकम को हम नहीं कर सकते डिफरेंशिएट ऐसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो उसको मिक्स इनकम में डालते हैं। जैसे कि एक फार्मर की इनकम, बार्बर की इनकम, कोई रिटेल ट्रेडर है हमारा, छोटा मोटा कोई ट्रेडर है, उसकी इनकम, या कोई छोटी मोटी दुकान जो लोग चलाते हैं उनकी इनकम, जैसे एक पान की दुकान होती है ना, जिसको खोखा बोलते हो आप, तो इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी इनकम को हम लोग मिक्स्ड इनकम में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 कंपोनेंट्स थे, जिसको हम 3 में भी बोल सकते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, जो इनकम मेथड में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकली हम इसे बाद में देखेंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम इनकम मेथड को कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब हम इनकम मेथड को इस्तेमाल कर रहे होंगे नेशनल इनकम के लिए, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है? तो पहले इंक्लूजन देख लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप कोई भी सर्विसेज, यानी कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का जो ऑनर है, अगर वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट में अपनी खुद की सर्विस लगाता है, खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, जैसे कि खुद अपनी कैपिटल लगा देना, आपने खुद ही आपने पैसा इन्वेस्ट किया अपने प्रोडक्शन यूनिट में, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। आप एज अ मैनेजर खुद ही अपने प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हो, तो आप खुद ही अपनी प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हो, तो एज अ मैनेजर आपको सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपके कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। तो इस तरीके से अगर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट आप अपना खुद का देते हो, तो आप जो वो इनकम कमा रहे हो वो इंक्लूड होगी। ठीक है, उसके अलावा पहले हम एक्सक्लूजन पे भी साथ साथ चलते रहते हैं, हम लोग साथ साथ एक्सक्लूजन को भी देखते हैं। आप ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करोगे। ट्रांसफर इनकम हम जानते हैं ना क्या होता है, ये तो वैसे भी इनकम अर्न नहीं की हमने, ये प्रोडक्टिव इनकम थोड़ी ना है हमारी भाई। चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये वन साइडेड पेमेंट होती है।
ये वन साइडेड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, ये पैसा हमने कोई कमाया नहीं है। तो हम तो जब इनकम मेथड में इनकम लेते हैं तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी की लेते हैं, ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी से मिलने वाली इनकम नहीं है, ठीक है, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड बेचते हो, उससे अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस साल हमने ये पहली बार बेची होगी ये उसी साल की इनकम में ऐड हो चुकी होगी। इसी तरीके से अगर आप कोई शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, अब ये शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स क्या होते हैं, इसको मैं एक नाम दे देती हूं, फाइनेंशियल एसेट्स। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल एसेट बेचते हो, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट को बेचना ना जस्ट पेपर वर्क है, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर मैं किसी कंपनी में शेयर्स परचेज कर रही हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, तो उससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उससे भी जो इनकम जनरेट होती है वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी। बट इन दोनों की सेल पर इंक्लूडेड में तो बस हमारे ये दो ही पॉइंट है। अब एक्सक्लूडेड में अगर मैं देखूं और तो तीन तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी, सेकेंड हैंड गुड्स को बेचकर जो इनकम रिसीव हो रही है वो नहीं आएगी, फाइनेंशियल एसेट्स को बेचकर नहीं आएगी इनकम। एक होते हैं हमारे विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है जैसे कि लॉटरी का पैसा जीत लिया आपने, जो हॉर्स रेस वगैरह होती है वहां से आप पैसा जीत रहे हो, गैम्बलिंग वगैरह है, तो यहां से मिलने वाला पैसा जो होता है वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो ये इनकम भी इंक्लूड नहीं होगी। भाई अगर सीधी सी बात कहूं तो 2 नंबर का पैसा यहाँ ऐड नहीं होता, ठीक है, व्हाइट मनी ओनली, नो ब्लैक मनी। उसके बाद पे आउट फ्रॉम द पास्ट सेविंग, जैसे कि गिफ्ट टैक्स वगैरह होता है, इंटरेस्ट टैक्स वगैरह होता है, मतलब कोई भी ऐसा पैसा जो आपने अपनी पुरानी इनकम में से दिया है या रिसीव किया है, तो वो आपकी पुरानी वेल्थ का पार्ट है, वो उस ईयर की इनकम का पार्ट है जिस ईयर में आपने उसको जनरेट किया होगा। तो हम तो करंट फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, तो करंट फ्लो ऑफ इनकम तो कुछ हुआ नहीं, अगर कोई पे आउट्स पास्ट सेविंग्स में से आ रहे हैं तो वो भी आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो आज हमने ये जान लिया कि इनकम मेथड क्या होता है और इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या है। इनकम मेथड से अगर मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना है, तो बहुत डिटेल में हमने इनकम मेथड को पढ़ लिया और समझ लिया है। पता है अब न्यूमेरिकल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और बहुत झट से हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं जहां पर हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के ही न्यूमेरिकल्स करेंगे और पता है इसी से ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आती है। वैल्यू एडिड से तो वही 3 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनवीएफसी, बट अगर एनएनपीएफसी तक जाना है तो इनकम मेथड, ठीक है। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहना है और इस वाली क्लास को पढ़कर आना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।